हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अनूप स्टडी जोन। हम लोगों ने इससे पहले वाली क्लास में नेहरू रिपोर्ट हो गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च तक देख लिया है। अब होगा गोलमेज सम्मेलन। आज की क्लास से हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो गोलमेज सम्मेलन होगा। इससे पहले कि यदि आपने क्लास नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जाकर देख सकते हैं। तो उसी के क्रम में हम लोग धीरे धीरे क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे गोलमेज सम्मेलन। 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं। हालांकि ये एक ही गोलमेज सम्मेलन होता है, लेकिन वो धीरे धीरे क्या होता है, उसमें कुछ चीज़ें विस्तार होती हैं। तो सबसे पहला है गोलमेज सम्मेलन में हम लोग प्रथम गोलमेज सम्मेलन को पढ़ेंगे 1930 में। ठीक है, यह कहाँ पर हुआ था? लंदन में हुआ था 1930 में। और इस सम्मेलन में कांग्रेस ने क्या किया था? बहिष्कार किया था। तो 12 नवंबर 1930 का वो दिन था जिस दिन प्रथम गोलमेज सम्मेलन का बैठक होती है, और यह चलता है 19 जनवरी 1931 तक। यह लंदन में कहाँ पर होता है? सेंट जेम्स पैलेस में होता है। यह जो सम्मेलन है लॉर्ड इरविन के प्रयास से ही साइमन कमीशन के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए बुलाया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड ने की, और ब्रिटिश भारत के 57 प्रतिनिधियों में भाग लिया था। इनमें से कुछ उदारवादी नेता थे, जैसे श्रीनिवास शास्त्री थे, चिंतामणि थे, तेज बहादुर सप्री थे। हिंदू महासभा के M.R. जयकर और मुंजे थे। मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना थे, अली गौहर थे, आगा खां थे। और सिख के सरदार संपूर्ण सिंह थे। दलित वर्ग के भीमराव अंबेडकर और व्यापारी वर्ग के होमी मोदी थे। आंग्ल भारतीय ईसाई के केटी पाल थे। और कांग्रेस जो थी उन्होंने क्या किया था? इस गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया था। ठीक है, दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1931 में होता है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन जानने से पहले हम लोग क्या जानेंगे? गांधी इरविन समझौता क्या है। क्योंकि ये जो गांधी इरविन समझौता होता है ये 5 मार्च 1931 को होता है। गोलमेज सम्मेलन की ये जो पहला गोलमेज सम्मेलन होता है ये असफल हो जाता है। हालांकि तीनों ही असफल होते हैं। तो जब ये पहला गोलमेज सम्मेलन असफल होता है तो उसके बाद गांधी इरविन के समझौता होता है। गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद तेज बहादुर सप्रू और एक थे M.R. जयकर। ठीक है, और ये जो उदारवादी नेता थे इन्हीं के प्रयासों से और कुछ व्यापारिक हितों के दबाव से गांधी जी और इरविन के बीच में एक समझौता होता है, जिसे गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं, गांधी इरविन समझौता कहते हैं। इसका मुख्य पॉइंट हम लोग देखेंगे कि गांधी इरविन समझौता किस लिए किया गया और उसके बाद क्या रिजल्ट निकला। पहली बात तो ये कि कांग्रेस द्वारा जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था उसको समाप्त करने पर सहमत जताई गई। इससे पहले वाली क्लास में हमने बताया था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जब 24 दिनों की यात्रा करके महात्मा गांधी 5 अप्रैल 1930 को दांडी में समुद्र तट पर पहुंचते हैं और 6 अप्रैल को एक मुट्ठी नमक लेकर हाथ में नमक कानून का उल्लंघन करते हैं, और इसी के साथ पूरे देश भर में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो जाता है। तो पहला गांधी इरविन समझौता में पहले पॉइंट में यही यहाँ पे याद रखिएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने की सहमत बनती है। कांग्रेस के द्वारा ही दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने पर भी सहमत मिलती है कि चलिए ठीक है, पहले गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया तो दूसरे सम्मेलन में भाग लेंगे। इसके अलावा जो समुद्र तटीय प्रदेश थे उसमें बिना ही टैक्स दिए नमक बनाने का भी अधिकार दिया गया। ठीक है, इसके अलावा और था कि शराब और जो विदेशी कपड़े हैं उस पर शांतिपूर्वक धरना भी दिया जा सकता है। ये सारे अधिकार मिले। इसके बाद बात करते हैं दूसरे गोलमेज सम्मेलन की। ये जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन है वो 1931 में प्रारंभ होता है, 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931। इस सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी ने भाग लिया था। तो ये याद रखिएगा, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। सरोजनी नायडू, मीराबेन और एनी बेसेंट ने भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया, और मदन मोहन मालवीय जो थे वो राष्ट्रवादी दल का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। ठीक है, तो जो ब्रिटिश सरकार थी उसके द्वारा क्या होता है, स्वतंत्रता की बुनियादी मांग थी। अब यहाँ पे देखिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में क्या होता है कि स्वतंत्रता की बुनियादी मांग को मांगा जाता है, तो उससे ब्रिटिश सरकार सीधे सीधे इनकार कर देती है। और जो सांप्रदायिक समस्या होती है उस पर क्या हो जाता है, विवाद हो जाता है, और यह सम्मेलन इस कारण क्या होता है, पूरी तरह असफल हो जाता है। और महात्मा गांधी 28 दिसंबर 1931 को ही भारत लौट आते हैं। और जब वो भारत लौट के आते हैं तो गांधी इरविन समझौता में जो ये हुआ था कि
सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या किया जाएगा, समाप्त किया जाएगा, उसको फिर से शुरू करने की घोषणा कर देते हैं। लिहाजा गांधी जी समेत कांग्रेस के बहुत सारे नेता थे जो जेल में डाल दिए गए। अब यहाँ पे एक बात आपको समझना है कि पूना समझौता ये क्या होता है और कैसे होता है। इससे पहले हम लोग जानेंगे सांप्रदायिक पंचायत के विषय में। ब्रिटिश सरकार ने घोषणा किया कि भारत सांप्रदायिकता का समस्या सुलझा नहीं पाया और इसी घोषणा के बाद 16 अगस्त 1932 को इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड, उन्होंने एक घोषणा की जिसे सांप्रदायिक पंचायत कहा गया। इसमें 71 सीटें जो थी दलितों के लिए प्रांतीय सभाओं में सुरक्षित की गई। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे सीट जो है बांटे गए मुसलमानों में, अल्पसंख्यक संप्रदायों में, मतलब कि दलितों में, पिछड़ी जातियों में, भारतीय ईसाई में। तो इससे क्या होता है, महात्मा गांधी जी को बहुत ही ज़्यादा कष्ट होता है इस घोषणा से और यरवदा जेल में ही वो बंद होते हैं। जैसे कि हमने बताया कि वो जेल में बंद कर दिए जाते हैं और यरवदा जेल में ही उन्होंने क्या किया, आमरण अनशन प्रारंभ किया। क्या प्रारंभ किया? आमरण अनशन। ठीक है, और इस अनशन को समाप्त करने के लिए राजनीतिक नेताओं जो थे मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास, राजगोपालाचारी और सी राजा थे, MC राजा, उन्होंने इन प्रयासों से गांधी जी और अंबेडकर के मध्य में एक समझौता करा देते हैं और इसी समझौता को कहा जाता है पूना पैक्ट या पूना समझौता। ठीक है, तो इसके बाद बात करेंगे तीसरा गोलमेज सम्मेलन की। यह गोलमेज सम्मेलन, तीनों सम्मेलन मतलब ऐसे समझते हैं जैसा कि हमने बताया कि अलग अलग सम्मेलन नहीं थे, बल्कि ये तीनों का एक ही सम्मेलन के भाग थे जो राजनीतिक सुधार और साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर वार्ता के लिए बुलाए गए थे। तो इंग्लैंड की जो लेबर पार्टी थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसमें भी भाग नहीं लिया। तो याद रखना है, इंग्लैंड की लेबर पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भी। सम्मेलन के बाद 1933 में इंग्लैंड की सरकार ने एक वाइट पेपर मतलब श्वेत पत्र प्रकाशित किया जिसमें भारत के नए संवैधानिक उपबंधों का उल्लेख था और इसके आधार पर ब्रिटिश सरकार ने भारतीय शासन अधिनियम 1935 पारित किया। ठीक है, तो भारतीय शासन अधिनियम 1935 पारित किया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा। तो इसके विषय में हम लोग जानेंगे कि भारत सरकार अधिनियम 1935 है क्या। भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है, यह क्या था? शक्तियों को 3 भागों में बांटा गया, संघीय, प्रांतीय और समवर्ती। केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली शुरुआत हुई। गवर्नर जनरल और उसकी परिषद मतलब संरक्षित विषय का प्रशासन करते थे। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का अंत हो गया और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत हो गई। तो भारतीय सरकार अधिनियम में ये जो हिस्ट्री से इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं उनको हमने यहाँ पे नोट कर दिया है जो पेट के एग्जाम में आ सकते हैं। और यदि इसके विषय में ज़्यादा जानना है तो आप क्या करेंगे, पॉलिटी की क्लास अटेंड कर लीजिए। चलिए अब इसके बाद हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। पहले यहाँ पे अगस्त प्रस्ताव पढ़ेंगे और अगस्त प्रस्ताव के बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह के विषय में पढ़ेंगे। तो अगस्त प्रस्ताव में क्या निहित था कि भारत के लिए अधिराज्यों जो दर्जा है उसका लक्ष्य वायसराय की कार्यकारी परिषद का विस्तार और युद्ध के बाद संविधान सभा का गठन। और कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव को क्या कर दिया, फिर बाद में खारिज कर दिया। क्लियर है, क्या कर दिया? खारिज कर दिया। और उसके बाद होता है व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में। कांग्रेस की नीतियों से उसकी लोकप्रियता जनता में कम हो रही थी दूसरे विश्व युद्ध के दौरान। अब देखिए 1939 में होता है द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक है, कब होता है? 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध होता है। तो इसमें क्या होता है कि 1939 में दूसरे विश्व युद्ध जो प्रारंभ होता है उसमें ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, भारत को युद्ध में सम्मिलित कर लिया बिना ही उसके अनुमति के। साथ ही भारत में आपातकाल की घोषणा भी कर दी गई थी। तो कांग्रेस समर्थन के लिए तैयार थी, लेकिन कांग्रेस की मांग थी कि युद्ध के बाद आप क्या करेंगे, भारत को स्वतंत्र कर देंगे। लेकिन वायसराय उसमें था लिनलिथगो,
उन्होंने कोई ठोस आश्वासन दिया ही नहीं। तो उसके बाद क्या हुआ, बिना कांग्रेस मंत्रिमंडल के सलाह से ही वायसराय ने भारत को दूसरे विश्व युद्ध में शामिल कर लिया। तो इसके बाद में जब शामिल कर लिया तो इसके विरोध होने लगा, और इस विरोध में क्या हुआ, प्रांतों से कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा दे दिया था, त्यागपत्र दे दिया था। तो पहले जानते हैं, इसके बाद जानते हैं कि व्यक्तिगत सत्याग्रह। कांग्रेस की नीतियों से उसकी लोकप्रियता, जैसा कि हमने बताया, जनता में कम हो रही थी, और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भारत के राजनीतिक और वैधानिक गतिरोध को दूर करते हुए युद्ध में भारत का सहयोग पाने के लिए अगस्त प्रस्ताव को कांग्रेस ने पूरी तरह मना ही कर दिया, अस्वीकार कर दिया। और इसको अस्वीकार करते हुए गांधी जी के नेतृत्व में व्यक्तित्व सत्याग्रह शुरू करने का निर्णय लिया। व्यक्तित्व सत्याग्रह कह सकते हैं या व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया। गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 को पावनार आश्रम कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है, ये भी याद रखिएगा, पावनार आश्रम महाराष्ट्र में है। तो पावनार आश्रम से व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू हो गया। ठीक है, और इसके जो प्रथम सत्याग्रही थे वो थे आचार्य विनोबा भावे। तो इसको याद रखिएगा, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। आचार्य विनोबा भावे सत्याग्रह करने वाले प्रथम व्यक्ति थे, और इसके लिए उन्होंने 3 महीने के लिए जेल भी जाना पड़ा। क्लियर है। इसके बाद आता है क्रिप्स मिशन 1942। क्रिप्स मिशन 1942 चीन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन पर भारत की राजनीतिक समस्या का उचित समाधान के लिए क्या हो रहा था, दबाव डाल रहे थे। ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1942 में सर स्टेफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में क्रिप्स मिशन भारत भेजा गया, और क्रिप्स मिशन ने युद्ध के उपरांत भारत को डोमिनियन स्टेट देने की और एक अखिल भारतीय संघ के निर्माण का प्रस्ताव किया। गांधी ने क्रिप्स योजना को क्या कहा था, इसको याद रखिएगा, यह एक आगे की तारीख का चेक था, और साथ ही मुस्लिम लीग ने भी इसे अस्वीकार कर दिया। अप्रैल 1942 में क्रिप्स मिशन ने अपना प्रस्ताव क्या किया, वापस ले लिया। तो याद रखिएगा, इसको पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था, यह आगे की तारीख का चेक था। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि आपके सिलेबस में एक पूरा टॉपिक के रूप में दिया है। तो हम लोग भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ रहे हैं, तो इसी आंदोलन का यह एक भाग है, तो उसी के अंतर्गत पढ़ेंगे। 8 अगस्त 1942 को इसे एक और आंदोलन के नाम से, एक और क्रांति के नाम से जानते हैं, जिसे कहते हैं अगस्त क्रांति। क्या कहते हैं, अगस्त क्रांति। कांग्रेस के वर्धा मतलब गुजरात अधिवेशन में 14 जुलाई 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ, और भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ। आंदोलन के प्रारंभ होते ही राष्ट्रवादी नेताओं को क्या किया जाने लगा, गिरफ्तार किया जाने लगा, और महात्मा गांधी और सरोजनी नायडू को आगा खां पैलेस में कैद कर दिया गया। जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग के सेंट्रल जेल में रखा गया, जहां से लेकिन वो भाग गए थे। इसमें एक नारा दिया गया, उसको याद रखिएगा, गांधी जी ने कहा था करो या मरो। तो करो या मरो का नारा किस आंदोलन के तहत किया गया, भारत छोड़ो आंदोलन के तहत किसने दिया, महात्मा गांधी ने दिया। महात्मा गांधी के द्वारा यह जो आंदोलन प्रारंभ किया गया था, लेकिन बाद में यह क्रांतिकारी आंदोलन बनके बहुत ही ऊंचे लेवल पे उभरा। राम मनोहर लोहिया, उषा मेहता, PS रत्नाकर और बहुत सारे लोग थे, जिन्होंने इस आंदोलन के दौरान बहुत ही भूमिगत कांग्रेस रेडियो का संचालन किया था। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और इसके बाद देखेंगे 1944 में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी फार्मूला। अनुभवी कांग्रेस नेता राजगोपालाचारी ने कांग्रेस लीग के सहयोग के लिए एक सूत्र तैयार किया, जिसे गांधी जी ने स्वीकार कर लिया। युद्ध के बाद उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व भारत में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों की पूरी जनता एक अलग संप्रभु देश बनाने के प्रस्ताव पर जनमत संग्रह द्वारा निर्धारित करेगी। इससे पहले हम आपको बताते हैं कि सन 1940 में ही मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन में 23 मार्च 1940 को हुआ था लाहौर अधिवेशन, उसमें ही एक स्वतंत्र और संप्रभु मुस्लिम राष्ट्र की पाकिस्तान की मांग की गई थी। यहाँ से एक और प्रश्न आप याद रखिएगा कि इस प्रस्ताव का जो प्रारूप था वो सिकंदर हयात खान ने बनाया था। किसने बनाया था? सिकंदर हयात खान ने। और पाकिस्तान शब्द जो है वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक छात्र थे, चौधरी रहमत अली। कौन थे? चौधरी
रहमत अली, उन्होंने इस शब्द का जो है उत्पत्ति किया था, इस शब्द को गढ़ा था। 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान दिवस मनाया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट है बेवेल योजना और शिमला योजना 1945। इसका लक्ष्य क्या था? इसका लक्ष्य गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का पुनर्गठन करना था, जिसके कारण नए संविधान के निर्माण में विलंब हो रहा था। गवर्नर जनरल और सेना प्रमुख को छोड़कर कार्यकारी परिषद के सभी सदस्य भारतीय होने चाहिए। हिंदुओं और मुस्लिमों का जो प्रतिनिधित्व है वो समान होना चाहिए। इसके बाद बात करेंगे इंडियन नेशनल आर्मी ट्रायल की 1945 में, INA। इसके सिपाहियों का दिल्ली में लाल किले में कहा क्या हुआ था? ट्रायल हुआ था। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आई। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्य पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर को भारत भेजा गया और इसे ही कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। कैबिनेट मिशन में ब्रिटिश भारत और प्रांतीय राज्यों को मिलाकर संघीय भारत बनाने का प्रस्ताव दिया गया था। मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने इस योजना को स्वीकार किया था। इसके बाद आता 1947 में माउंटबेटन योजना, और लॉर्ड माउंटबेटन के साथ बहुत ही लंबे और बहुत ही व्यापक विमर्श के बाद 3 जून 1947 को देश के विभाजन की योजना लाई गई। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अंततः माउंटबेटन योजना को स्वीकार कर लिया। उसके बाद भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आता है। ब्रिटिश सरकार ने माउंटबेटन योजना को स्वीकृति देकर 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया। देश का जो बंटवारा है वो भारत और पाकिस्तान में विभाजन हुआ। 15 अगस्त 1947 को इसमें अस्तित्व में आ गया। रेड क्लिफ बाउंड्री बनाया गया। ठीक है, जो रेड क्लिफ बाउंड्री कमीशन ने भारत और पाकिस्तान को अलग अलग करने के लिए एक सीमा खींची थी मैप पे। क्लियर है। और इस तरह से हमारा भारत देश जो होता है 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो जाता है। अब हम लोग बात करेंगे आपके टॉपिक में स्वतंत्रता आंदोलन के तहत देखेंगे आज़ाद हिंद फौज की बात हुई है। आज़ाद हिंद फौज के विषय में जान लेते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्लियर है। पहली बात तो ये जानेंगे कि आज़ाद हिंद फौज मतलब क्या है? INA। ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो सितंबर में 1942 में हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे? कैप्टन मोहन सिंह। कौन थे? कैप्टन मोहन सिंह थे। अब बात करेंगे कहाँ पर, इसका स्थल कहाँ पर था? तो मलाया में था, जापान। क्लियर है। और इस आज़ाद हिंद फौज का आदर्श वाक्य क्या था? आदर्श वाक्य था एकता, वफादारी और बलिदान। क्लियर है। अब इसके सदस्य कौन कौन थे? इसके सदस्य थे सुभाष चंद्र बोस, और कैप्टन राम सिंह ठाकुर और भी लोग थे। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा जो प्रश्न एग्जाम में पूछता है। अब इतने सारे प्रश्न आपको आज़ाद हिंद फौज के विषय में पता चल गए हैं। इसके अलावा आज़ाद हिंद फौज को 2 चरण में विभाजित किया गया है। ऐसा समझ सकते हैं कि आज़ाद हिंद फौज के 2 चरण थे। पहला चरण ये कि कैप्टन मोहन सिंह जापानी सेना के भारतीय बंदियों को मिलाकर एक फौज तैयार किए थे। क्या? जापानी सेना के भारतीय बंदियों को मिलाकर एक फौज तैयार किया गया कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा। और दूसरे चरण में सुभाष चंद्र बोस के सिंगापुर कब हुआ था? ये 1943 में जुलाई में जब ये पहुंचते हैं तो उनके पहुंचने के बाद यह शुरू हुआ दूसरा चरण। इन्होंने रंगून में भी इसका मुख्यालय बनाया और स्त्री सैनिकों के मतलब कि महिला सैनिकों का भी एक दल बनाया जिसका नाम उन्होंने रखा रानी झांसी रेजिमेंट। क्या नाम रखा था उस दल का? रानी झांसी रेजिमेंट। ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर जब पहुंचे थे तब दूसरा चरण एक तरह से माना जाता है। क्लियर है। ठीक है। तो आज से जो है स्वतंत्रता आंदोलन समाप्त होता है। अब हमारा देश आज़ाद हो चुका है
1947 तक। तो इससे पेट में इससे बाहर से प्रश्न आपके नहीं आने वाले हैं। अब इसके बाद हम लोग प्राचीन इतिहास स्टार्ट करेंगे। जो प्राचीन इतिहास में आपके सिलेबस में चैप्टर दिया गया है उसके विषय में हम लोग देखेंगे क्या क्या है, ठीक है। जैसे कि अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की और वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ठीक है, मौर्य वंश, अशोक गुप्त वंश, ये सभी चीज़ें, राजपूत काल, मराठा साम्राज्य और उसके बाद जो है आपका मुग़ल साम्राज्य। और आपको अच्छी तरह से पहले पता है कि पहला ही क्लास है हम लोगों का औरंगजेब की मृत्यु से प्रारंभ होता है, तो मुग़ल साम्राज्य को पढ़ते तक औरंगजेब तक पढ़ेंगे। तो इस तरह से हमारा क्रम पूरा हो जाएगा और हमारा टॉपिक भी पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।